Hello, dear friends. Again, welcome in Mahatma Gandhi Government School, Ratanpura. Today we learn class at 7th chapter, Combustion and Flame. I am Devilal Bisnoy. Combustion, a chemical process in which a substance reacts with oxygen and generate heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is called combustible. It is also called fuel. Combustion necessary for the conditions necessary for the combustion are fuel, air and heat. कंबशन क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक हीट जनरेट करता है। और जो सब्सटेंस कंबशन के लिए आता है या कंबशन की प्रक्रिया पूरा करता है वो कंबस्टिबल कहलाता है और दाहक जिसको हिंदी शब्द में कहते हैं, और ये नॉर्मल इसको अपने एक फ्यूल के रूप में जानते हैं। कंबशन के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी है कि तो फ्यूल का होना जरूरी है, एक एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है वो होना जरूरी है, और एक मिनिमम हीट जहां से वो कंबस्टन कर सके, और इसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर is the lowest temperature at which a substance catches fire or start burning. The substance must reach its ignition temperature to catch fire. इग्निशन टेम्परेचर हुआ जहां से किसी सब्सटेंस को हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जरूरी होता है, वो कहलाता है इग्निशन। द कंबशन टाइप रैपिड कंबशन, द टाइप ऑफ combustion in which a substance burns rapidly to produce heat and light is called rapid combustion. Second है spontaneous combustion, the type of combustion in which a substance suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Explosion, the type of combustion reacts the occurs suddenly with the evolution of heat, light, sound and large amount of gas is called explosion. रैपिड कंबशन वो होता है जिसके अंदर तेजी से कोई चलता है, जैसे गैस वगैरह होती है जो बर्न हो रही है वो। स्पॉन्टेनियस जो है जैसे फास्फोरस का जो बर्न होना है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें धीरे धीरे वो बिना किसी रीजन के भी जल जाता है, जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आती है वो जलने लग जाता है। एक्सप्लोजन है जैसे क्रैकर्स होते हैं कि वो एक्सप्लोज होते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा धमाका करते हैं, बहुत हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाउ वी कंट्रोल द फायर, आपने कंट्रोल करते हुए देखा होगा अपने जो ऑफिस में, स्कूल्स में ये फायर वाले उपकरण लगे होते हैं, या इसे ये जो फायर ब्रिगेड के मेंबर्स होते हैं इनको आपको फायर को बुझाते हुए देखा होगा। तो कंट्रोल कैसे करते हैं? रिमूविंग द फ्यूल, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई, कटिंग ऑफ हीट और लोअरिंग द टेम्परेचर। ये इसको कंट्रोल कैसे करते हैं फायर को? या तो वो फ्यूल को डिस्कनेक्टिविटी कर देते हैं वहां से कि फ्यूल वहां तक ना पहुंचे, या सप्लाई एयर सप्लाई कटिंग कर देते हैं वहां पर, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो वहां से बर्न नहीं हो पाएंगे। तीसरा है कटिंग ऑफ हीट, या जो जहां से हीट मिल रहा है उस हीट का को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या टेम्परेचर को लोएस्ट कर देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर तक उसको नहीं पहुंचने दिया जाता है, तब हो सकता है। कई बार क्या फोम्स वगैरह भी डाल दिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर है वो भी डाल दिया जाता है ताकि फायर को कंट्रोल किया जा सके। नाउ वी लर्न अबाउट फ्लेम। फ्लेम इज ए हॉट ग्लोविंग बॉडी ऑफ ignited gas which is produced when something is on fire. These are 3 zones of a candle flame: dark zone, luminous zone and luminous zone. जब अपने कैंडल वगैरह को बर्न करते हैं, गैस को करते हैं, तो उसमें एक फ्लेम निकलती है जो फायर को प्रोड्यूस करती है या आपको जो है लाइटिंग देती है। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। डार्क जोन होता है यहाँ वाला, ये वाला जोन, और
एक ल्यूमिनस जोन होता है जहां से इसको अपने को उद्दीपन होता है, यानी वो अपने को लाइट वगैरह देती है। एक इसके बीच वो भाग है वो नॉन लुमिनस जोन होता है। और यदि अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा गर्म, ये मॉडरेटली हॉट होता है, और ये लोवेस्ट हॉट पार्ट होता है। और ये जो मिडिल जोन जो हमने अभी जिक्र किया था जिसका, वो वाला भाग हो जाएगा। ये आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये वाला जोन हो जाएगा। और ये जो बहुत ही डार्क जोन है, ये इसका भाग हो जाएगा जो कम हीट प्रोड्यूस करता है। और या ये अपने कह सकते हैं कि जो कैंडल की वैक्स होती है वो यहाँ से मेल्ट होती रहती है। अब फ्यूल के बारे में, फ्यूल आर सब्सटेंसेस दैट गिव अस हीट विच वी यूज फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस सच एज वुड, केरोसिन एंड पेट्रोल। फ्यूल्स कैन फाइनली बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फ्यूल्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने घरों में या कहीं भी इंडस्ट्रियल या किसी भी अन्य पर्पज के लिए, अपने हीट के लिए काम में लेते हैं, वो सब्सटेंसेस फ्यूल कहलाते हैं। जैसे वुड है, केरोसिन है, पेट्रोल है। ये 3 टाइप्स होते हैं लिक्विड फ्यूल्स: पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, वी गेट पेट्रोल और गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, all are liquid fuels. Solid fuels: firewoods, charcoal, coals, dungs, cow dungs, animal fats होते tallow जो, straw and other agriculture waste, paraffin, wax, कंपायर, सभी के सभी ये सॉलिड फ्यूल होते हैं। जैसे लकड़ी है, चारकोल है, कोयला है, ये जो पशुओं का गोबर के उपले होते हैं वो होते हैं, स्ट्रोज जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है, पैराफिन मोम्स होती है, कंफर कपूर, ये सारे के सारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। गैसियस फ्यूल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, विच आर यूज एज कुकिंग गैस एट होम। अपने घरों में जो कुकिंग गैस है उसके लिए होती है। उसके सीएनजी भी आजकल एक फ्यूल के रूप में यूज होती है जो व्हीकल्स में काम में ली जाती है। आइडियली एंड ए गुड फ्यूल इज वन विच has proper ignition temperature, does not produce undesirable or poisonous substances, and cause pollution, does not leave behind much ash, is cheap, is readily available, produce a large amount of heat or have high calorific value, has a moderate rate of combustion, is really controllable, is easy to handle and transport, and as low moisture content so that is burnt easily। ये आइडियल और गुड फ्यूल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी है। फ्यूल एफिशिएंसी of a fuel depend on its calorific value. The calorific value of a fuel depends on the amount of heat produced by complete combustion of 1 kilogram of the fuel. The unit used to measure the calorific value of a fuel is kilojoule per kilogram। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जलने पर कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, और वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कहलाती है। यहाँ पर अपने इस टेबल के अंदर दे रखा है कि जैसे काउ डंक है उसमें से 6 to 8 थाउजेंड किलो जूल पर किलोग्राम में एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है। वुड में इतना होता है, और ये जो सबसे ज्यादा होता है वो हाइड्रोजन के अंदर होता है। इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, अपने फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या हार्मफुल होते हैं? अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द एयर विच कैन यूज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इनकम्प्लीट combustion of fuel gives poisonous carbon monoxide gas, increased percentage of carbon monoxide in air is leads to global warming, oxide of sulfur and nitrogen which are produced by the burning of coal, diesel and petrol when dissolved in rainwater from acid and cause acid rains। ये कि यदि अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं, कुछ डिजीज जैसे अस्थमा वगैरह है वो कर देते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में फ्यूल में हो तो पॉइजनियस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए डेथ का कारण भी बन सकती है। इंक्रीज परसेंटेज यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है। और यदि ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन की यदि मिल जाती है तो वो एक एसिड रेन का रीजन भी बनते हैं। तो वी नो व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग।
sorry, global warming is the rising temperature of a Earth's atmosphere, which is causing of melting down of glaciers, making the sea levels rise and causing floods in coastal area. It is caused due to the elevated level of carbon dioxide in the atmosphere. Is the carbon dioxide absorbed infrared radiations emitted by the Earth and radiate it back to the atmosphere and raise its temperature. It is the law as the ग्रीन हाउस इफेक्ट. दरअसल होता क्या है कि जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग होने लग जाते हैं और कोस्टल एरिया के अंदर सी का जो वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाता है तो वहां पर फ्लड आने की डर होता है. दरअसल होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है जिसके कारण जो टेम्परेचर अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती वापस भेज रही है उसको वो वापस यूनिवर्स में नहीं जाने देते और जिसके कारण क्या होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. Acid rain refer to rain to acids. It very harmful to crops, soil, animal, and building. These acids are formed when sulfur and nitrogen oxide dissolve in rain water. Acid rains also damage trees at the high elevations, cause acidification, take a stream, and damage forest soils. Irreplaceable buildings, statues, and sculptures which are part of nation's cultural heritage can get destroyed due to acid rains. एसिड रेन हमने बताया था कि जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं तो वो एसिड रेन का